हेलो, जय हिंद। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है चुनाव आयोग को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। कि चुनाव आयोग को उसके पद से कैसे हटाया जाता है, उसको आज जानेंगे। इस टॉपिक को लाने का मतलब सिर्फ इतना है क्योंकि ये अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि विपक्षों के द्वारा मुख्य चुनाव आयोग को उसके पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया है। तो आज हम जानेंगे मुख्य चुनाव आयोग को उसके पद से कैसे हटाया जाता है। तो मुख्य चुनाव आयोग को उसके पद से सिर्फ राष्ट्रपति जी के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा जो हटाया जाता है तो वो पूरा एक प्रोसेस होता है। तो आज वही प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि किस तरह से एक प्रक्रिया पूरी होती है। तो देखिए, चुनाव आयोग, पहले सब एक भी चीज़ जान लें कि चुनाव आयोग जो है इसकी भारतीय संविधान में चर्चा भाग 15 में है और आर्टिकल 324 से 329 तक चर्चा किया गया है। चुनाव आयोग का भारतीय संविधान में भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 के बीच में कहा गया है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाने के लिए जो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है वो आर्टिकल 324(5) का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चुनाव आयोग की जो भारतीय संविधान में चर्चा जो है वो भाग 15 है, आर्टिकल 324 से 329 है। और चुनाव आयोग को उसके पद से हटाने के लिए जो आर्टिकल का प्रयोग होता है वो आर्टिकल 324 का 5 है। ठीक है। और एक चीज़ ये भी जान लें कि चुनाव आयोग जो होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग कैसा संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है। अब देखिए, इसको पद से कैसे हटाया जाता है उसकी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। चुनाव आयोग को हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया समान होती है। कैसे समान होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है, देखिए चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस जो होता है उसमें वो समान होती है। किसके तरह समान होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों जैसा को जैसे हटाया जाता है वैसे ही उसको हटाया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को जिस प्रक्रिया के हिसाब से हटाया जाता है वैसे सेम तरीके से ही मुख्य चुनाव आयोग को भी उसके पद से वैसे ही हटाया जा सकता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हटाया जाता है वो आर्टिकल 124 के 4 का प्रयोग होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए आर्टिकल 124(4) का प्रयोग होता है। ठीक है। ये समान होती है। उसके बाद सदन में जाता है। अब कोई प्रस्ताव लेगा, अब एक एमपी के द्वारा ही प्रस्ताव लिया जाता है। तो मान लीजिए सदन है। सदन कितने तरह का होता है? तो सदन 2 तरह का होता है। एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। कितना होता है? लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। सदन में जाता है और सदन कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। अगर कोई सांसद अगर लोकसभा का है, अगर कोई सांसद लोकसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो उसे 100 कितना 100 एमपी मतलब 100 सदस्यों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। अगर कोई राज्यसभा का सदस्य के द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाता है तो उसको 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए सदन में। ठीक है। अगर लोकसभा में कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अगर राज्यसभा में कोई सदस्य प्रस्ताव लाता है तो उसे 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और ये समर्थन मिल जाने का मतलब लोकसभा में 100 सदस्यों का समर्थन मिल जाता है और राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन मिल जाता है तो ये अध्यक्ष के पास जाते हैं। देखिए, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में सभापति होते हैं। ठीक है। अगर अध्यक्ष के पास जाता है, अब हम सिर्फ लोकसभा को लेकर चलते हैं। ठीक है। अब अध्यक्ष के पास जाता है प्रस्ताव।
अगर अध्यक्ष चाहेगा तो इसे स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। अगर अध्यक्ष साहब चाहेंगे तो इसे स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये अस्वीकार करते हैं, क्या करते हैं, अध्यक्ष साहब अस्वीकार कर दिए तो प्रस्ताव वहीं पर खत्म हो जाता है। अगर लोकसभा में 100 सदस्यों का समर्थन मिल जाता है और 100 सदस्यों के समर्थन के साथ अध्यक्ष साहब को प्रस्तुत किया जाता है और अध्यक्ष साहब उसे स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। अगर अस्वीकार करता है तो ये प्रस्ताव यहीं पर रद्द हो जाती है। अगर ये अध्यक्ष साहब उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ये अगले चरण में चले जाते हैं और अगले चरण में जब जाता है तो एक 3 सदस्यीय कमेटी बैठती है, सदस्यीय पैनल बैठता है। ठीक है, 3 सदस्यीय पैनल बैठता है और 3 सदस्यीय, 3 में इसमें कौन कौन होते हैं, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई या जज होगा और एक जो होता है हाई कोर्ट का सीजीआई या जज होगा और तीसरा व्यक्ति जो होता है वो विधि विशेषज्ञ होता है। ठीक है, कितने होते हैं, तो 3 सदस्यों का एक पैनल होता है जो प्रस्ताव की जांच करता है। तो वो उसमें कौन कौन होता है, तो या तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होगा या जज होगा, एक हाई कोर्ट का सीजीआई होगा या जज होगा और एक विधि विशेषज्ञ होगा। ठीक है, अब ये क्या करता है कि उस प्रस्ताव को, जो प्रस्ताव जो एमपी के द्वारा लाया गया है उसकी जांच करते हैं। अगर जांच गलत पाया गया तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर जांच में वो जो प्रस्ताव लाया गया था अगर वो सही पाया जाता है तो ये फिर सदन में जाता है और फिर मतदान की प्रक्रिया होती है। अब मान लीजिए कि ये क्या होता है कि ये 3 सदस्यीय जो पैनल है इसके द्वारा जो प्रस्ताव का जांच किया गया है वो सही है, मतलब जो लाया गया है वो मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ वो सही पाया जाता है तो ये सदन में जाता है और फिर मतदान होता है। मतदान कैसा होता है, तो मतदान जो होता है वो विशेष बहुमत होता है। मतदान कैसा होता है, तो मतदान विशेष बहुमत होता है। मतदान कैसे होता है, तो कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित तथा मतदान करने वालों का का 2/3 होना चाहिए। मतलब मतदान होता है, मतदान कैसा होता है, तो विशेष बहुमत होता है। विशेष बहुमत में क्या होता है कि कुल सदस्यों का बहुमत, मतलब कि अभी लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 543, तो इसका जो होता है बहुमत मतलब 1/2 होना चाहिए और 1/2 के साथ जितने लोग उपस्थित, मतदान 540 ही किया तो इसका 2/3 इतना हो जाने के बाद अगर ये मतदान होता है और मतदान हो जाने के बाद अगर मतदान 2/3 विशेष बहुमत से जब ये पास हो जाता है, क्या होता है, विशेष बहुमत से जब ये पास हो जाता है तो अब ये राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करके उसको उसके पद से हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर रख दें कि अगर कोई भी प्रस्ताव लाया जाएगा तो 14 दिन पहले नोटिस दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है, 14 दिन पहले नोटिस दे दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं और राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर करके उसको उससे पद से हटा देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और ये पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर लास्ट में मतदान होता है, मतदान होने के बाद फिर राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं और राष्ट्रपति इसे उसके पद से हटा देते हैं। तो ये आपने देखा कि निर्वाचन आयोग को हटाना उसके पद से कितना जटिल मामला है कि इतने चरणों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपने देखा। लेकिन वनडे एग्जाम के लिए सिर्फ इतना समझ ले कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मुख्य चुनाव आयोग को उसके पद से कौन हटा सकता है
तो राष्ट्रपति जी के द्वारा उसके पद से हटा सकते हैं। कि कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा हटा सकता है। तो ये आपने देखा कि निर्वाचन आयोग को, मतलब मुख्य निर्वाचन आयोग को उसके पद से कैसे हटाया जाता है, ये आपने देखा है। तो कैसे हटाते हैं? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को उसके पद से जैसे हटाया जाता है, सेम तरीका मुख्य निर्वाचन आयोग को भी हटाने का है। ठीक है। संविधान से जुड़े किसी भी आर्टिकल को जानना हो या किसी भी भारतीय संविधान के भाग के बारे में आप लोग को जानना हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।